अमित रविवार के दिन सुबह जब नींद से जागा तो फोन की घंटी लगातार बज रही थी। अक्सर ऐसी स्थिति में प्रेरणा फोन अटेंड कर लेती थी और रोज सुबह चाय का कप पास के टेबल पर रखकर उसे जगाया जाता था, पर आज वह भी मिसिंग थी। प्रेरणा को आवाज़ लगाई तो भी कोई उत्तर नहीं मिला। फिर अमित खुद बिस्तर से उठकर फ़ोन तक गया और हेलो, मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से प्रेरणा की ही आवाज़ थी। कहाँ से बोल रही हो? अमित ने पूछा। मैंने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, प्रेरणा ने कहा। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अमित ने कहा। मैं वैसा ही करूँगी जैसा मैं सोच चुकी हूँ, प्रेरणा ने बड़े इत्मीनान से कहा। तुम चाहते हो तुम कोई काम ना करो, मैं कमा कर लाऊं और मेरी कमाई से ही चले, ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुमसे तलाक नहीं लूँगी, बस तब तक अकेली रहूँगी जब तक तुम कोई काम नहीं ढूंढ लोगे। मैं तुम्हें जी जान से चाहती हूँ, मगर तुम्हें इस स्थिति में नहीं देखना चाहती कि तुम मेरे रहमो करम पर ही रहो। मैं तुम्हारे नाम के साथ तभी जुड़ूंगी तब तुम कुछ करके दिखाओगे। प्रेरणा एक लाइन में बोलती चली गई। तुम अपने माँ बाप के घर भी तो रह सकती हो, वे बहुत अमीर है, वहाँ आराम से और सब सुख सुविधाओं के बीच रहोगी, अमित ने सलाह दी। तो बगैर तैस में आए प्रेरणा ने उत्तर दिया, मैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे आत्मसम्मान को यह मंजूर नहीं है। हाँ, मैं संपर्क सबके साथ रखूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे तभी मंजूर होगा जब तुम जिंदगी में किसी काबिल बन जाओगे। क्षण भर के लिए अमित किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि प्रेरणा इस तरह से उसे अचानक छोड़कर अकेले जीवन बिताने का कदम उठा लेगी। उसने प्रेरणा से कहा, यदि तुमने अलग रहने का फैसला कर ही लिया है तो अपने पापा को इस विषय में सूचना दे दो। प्रेरणा ने अमित की सलाह मान ली। उसके पापा ने जब उसे मायके आने के लिए कहा तो प्रेरणा ने कहा, पापा, आपने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मैं अमित को तलाक नहीं दे रही हूं। आपको पता है कि अमित को बहुत चाहती हूं। आपके और मम्मा के विरोध के बावजूद मैंने अमित से विवाह किया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अमित को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूं जहां वह कुछ बन कर दिखाए। प्रेरणा की बात उसके पापा की समझ में आ गई। उन्होंने कहा, प्रेरणा, इस रचनात्मक कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी यदि कभी सहायता की ज़रूरत हो तो संकोच ना करना, मुझे बता देना। अमित को इस तरह प्रेरणा का अचानक उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे इस बात से बहुत राहत मिली कि प्रेरणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि स्थिति बदली और अमित ने या तो कोई व्यवसाय कर लिया या अपनी काबिलियत के आधार पर कोई अच्छी नौकरी कर ली तो वह उसकी ज़िंदगी में फिर वापस आएगी। प्रेरणा ने अमित को यह भी स्पष्ट करा दिया कि उसे सारा ध्यान अपने बेहतर भविष्य और कैरियर पर लगाना चाहिए। वह उससे मिलने को भी कोशिश ना करे, ना ही मोबाइल पर लंबी चौड़ी बातें करे। अमित को तब बहुत बुरा लगा जब उसने अपना पता तो बता दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि वह उसके घर पर ना आए। वह तभी आकर उससे मिल सकता है जब आय के अच्छे साधन जुटा ले और जिंदगी में उसकी उपलब्धियां बताने लायक हो। प्रेरणा को इस बात का बहुत संतोष था कि अब तक उसकी कोई औलाद नहीं थी और वह स्वतंत्रता पूर्वक दफ्तर के कार्य पर पूरा ध्यान और समय दे सकती थी। प्रेरणा के बॉस उम्र दराज और इंसानियत में यकीन रखने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए प्रेरणा को दफ्तर के वातावरण में पूरी सुरक्षा और सम्मान हासिल था। एक योग्य, स्मार्ट और आधुनिक महिला के रूप में उसकी छवि बहुत अच्छी थी।
दफ्तर के सहकर्मी उसका आदर करते थे। कॉलेज की कैंटीन में अमित ने प्रेरणा को पहली बार देखा था, जब वह अपनी बहन रीता का दाखिला बीए में करवाने के लिए वहां गया था। पहली नज़र में प्रेरणा उसे बहुत सुंदर लगी। वह अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में थी। बाद में उसे देखने के लिए वह रीता को कॉलेज छोड़ने का बहाने से जाने लगा। प्रेरणा को भी बार बार दिखने पर अमित का व्यक्तित्व, चाल ढाल, तौर तरीका आकर्षक लगा। फिर रीता से कहकर उसने प्रेरणा से परिचय कर ही लिया। बाद में जब उन्होंने शादी की तब अमित पोस्ट ग्रेजुएट था, लेकिन कोई नौकरी नहीं कर रहा था और प्रेरणा एमबीए करने के बाद नौकरी करने लगी थी। अमित से अलग रहने में प्रेरणा ने कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, क्योंकि यह उसका अपना सोचा समझा फैसला था। दृढ़ निश्चय और स्पष्ट सोच के कारण अपने बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी का काम वह बखूबी कर रही थी। धीरे धीरे ऑफिस में बॉस के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ रही थी। ऐसे में उन्हें कोई गलत फहमी ना हो जाए, इसके लिए उसने अपने संबंध के विषय में स्पष्ट करते हुए एक दिन उनसे कहा, सर, मैं अपने पति से अलग भले ही रह रही हूँ, किंतु मेरे पति के पास वापस जाना निश्चित है। फ्लर्टिंग में मैं यकीन नहीं रखती हूँ। हाँ, महीने में 1-2 बार डिनर या लंच पर मैं आपके साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करूँगी। वह भी इस ख्याल से कि अगर इस बात की खबर अमित को पहुँची या कभी आपके साथ आते जाते उसने देख लिया तो या तो उसे आपसे ईर्ष्या होगी या इस बात को टेस्ट हो जाएगा कि वह मुझ पर कितना विश्वास करता है। दूर रहने पर संदेह पैदा होने में देर नहीं लगती। उधर अपनी योग्यता के बल पर और कोई इंटरव्यू देकर अमित एक अच्छी नौकरी पा चुका था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद पर काम करने का अवसर मिल चुका था। नौकरी शुरू करने के 2 महीने बाद अमित ने प्रेरणा को फ़ोन पर इस विषय में सूचना दी। प्रेरणा, मैं पिछले 2 महीनों से नौकरी कर रहा हूँ। बधाई हो अमित, मुझे पता था तुम्हारी अच्छाइयाँ एक दिन जरूर रंग लाएगी। अमित को बहुत समय बाद प्रेरणा से बात करने का मौका मिला था। उसकी खुशी फ़ोन पर बात करते समय प्रेरणा को महसूस हो रही थी। वह भी बहुत खुश थी। अमित ने कहा, अभी फ़ोन मत काटना, कुछ और भी कहना चाहता हूँ। बातें और करनी है। प्रेरणा, वापस मेरे पास आने के बारे में जल्दी फैसला करना। अमित अपने विषय में बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन प्रेरणा बीच में ही बोल पड़ी। मेरे बॉस अपने चैम्बर में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। एक मीटिंग के लिए मुझे पेपर्स तैयार करने हैं। जो बातें तुम पूछ रहे हो उस विषय में मैं बाद में बात करूँगी। जिस तरह सोना आग में तप तप कर कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही अमित ने जी जान से मेहनत की। उसे कंपनी ने विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा और 1 वर्ष के भीतर ही पदोन्नति दी। अमित, जिसमें शुरुआत में आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति की कमी थी, अब एक सफल अधिकारी बन चुका था। उसके पास आने की बात का प्रेरणा से कोई उत्तर ना मिलने पर उसमें क्रोध जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह प्रेरणा को उसके प्रति छिपे प्यार को पहचान रहा था। मन से प्रेरणा उसके पास आने को आतुर थी, मगर इस बात के लिए ना तो वह पहल करना चाहती थी, ना ही जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहती थी। प्रेरणा के पापा और मम्मा ने कभी ऐसा भूमिका नहीं अदा की कि वे प्रेरणा और अमित के आत्मसम्मान के खिलाफ कोई काम करे। प्रेरणा को पता भी नहीं चला कि उसके पापा अमित को फ़ोन करके उसका हाल चाल जानते रहते हैं और अपनी तरफ से उसे उसके अच्छे कैरियर के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं। अमित के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। अमित के घर पर उसकी माँ और बहन के अलावा और कोई नहीं था।
बहुत छोटी फैमिली थी उसकी। प्रेरणा के बॉस ने एक दिन प्रेरणा को बताया कि उसे उनके साथ एक मीटिंग में दिल्ली चलना है। लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट्स बनाकर साथ ले जानी है और कुछ काम दिल्ली के कार्यालय में भी करना होगा। वहां जाने पर कामकाज की बेहद व्यस्तता होने पर भी वे समय निकाल कर प्रेरणा को डिनर के लिए कनॉट पैलेस के एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए। डिनर तो एक बहाना था, दरअसल वे संक्षेप में अपने जीवन के बारे में कुछ बातें प्रेरणा के साथ शेयर करना चाहते थे। प्रेरणा, तुमने एक दिन मुझसे स्पष्ट बात की थी कि तुम फ्लर्ट करने में विश्वास नहीं करती हो, लेकिन किसी को पसंद करना फ्लर्ट करना नहीं होता। मैं तुम्हारे निर्मल स्वभाव और अच्छे कामकाज की वजह से तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम स्मार्ट हो, हर काम लगन से समय पर करती हो। दफ्तर में सब सहकर्मी भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। बॉस के ऐसा कहने पर प्रेरणा ने बहुत आदर के साथ अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। सर, जो बातें आप बता रहे हैं उन्हें मैं महसूस करती हूँ। आपको लेकर मुझे ऑफिस में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। आपने मेरा पूरा ख्याल रखा है। वे आगे बोले, मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन ना जाने क्यों दिल में यह बात उठी कि तुमसे अपने मन की बात कहूँ। तुम में मुझे अपनापन महसूस होता है। अगर मेरा विवाह हुआ तो शायद तुम्हारी जैसी मेरी एक बेटी होती। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया था। तब से अब तक मैं बिल्कुल अकेला हूँ। घर पर जाता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। दोस्त है लेकिन कहने को, सब स्वार्थ से जुड़े हैं। कोई रिश्तेदार शहर में नहीं है। शायद तुम्हें मेरे हाव भाव या व्यवहार से ऐसा लगा हो कि मेरी तरफ से फ्लर्ट करने जैसी कोई कोशिश जाने अनजाने में हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने माँ बाप को खोने के बाद मन में कभी यह बात आने नहीं दी कि मैं विवाह करूँगा। मेरी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। प्रेरणा भी थोड़ी भावुक हो गई। उसे लगा कि जिंदगी में सच्चे मित्र की आवश्यकता सभी को होती है। उसने अपने पति में भी एक सच्चे दोस्त की ही तलाश की थी। मीटिंग के बाद प्रेरणा अपने बॉस के साथ चंडीगढ़ लौट आई। अपने बॉस जैसे इंसान को करीब से देखने परखने का यह अवसर उसे जीवन के अच्छे मूल्यों पर और अच्छाइयों के प्रति आश्वासित करा गया। उन्होंने प्रेरणा से यह भी कहा कि जहाँ तक संभव होगा वे उसे अमित के जीवन में वापस पहुँचाने में पूरी मदद करेंगे। प्रेरणा मन ही मन बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बॉस के रूप में उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया हो। वे दिल्ली में मैनेजिंग डायरेक्टर से विचार विमर्श करके प्रेरणा को पदोन्नति देने के विषय में निर्णय ले चुके थे, लेकिन यह बात उन्होंने गुप्त ही रखी थी। सोचा था किसी अच्छे मौके पर वह प्रमोशन लेटर प्रेरणा को दे देंगे। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग की तिथि निश्चित हो चुकी थी, जो भी कर्मचारियों और शेयर होल्डर्स द्वारा अटेंड की जानी थी। भव्य प्रोग्राम के दौरान उन्होंने प्रोमोटेड कर्मचारियों के नामों की घोषणा की, जिसमें प्रेरणा का भी नाम था। प्रेरणा ने देखा कि उसका पति अमित भी हॉल में बैठा था। प्रेरणा की खुशी का ठिकाना न था। प्रेरणा के बॉस इस विषय में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अमित को मैंने आमंत्रित किया है। वैसे इस कंपनी के कुछ शेयर्स भी इसने खरीदे हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए आश्चर्य भरा है। जरा इंतजार करो, मैं वास्तव में तुम्हारे गार्जियन की तरह कुछ करने वाला हूँ। प्रेरणा कुछ समझ नहीं पाई। उसने चुप रहना बेहतर समझा। घोषणाओं का सिलसिला चलता रहा। फिर प्रेरणा ने बॉस ने घोषणा की, फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आए अमित की योग्यता और अनुभव के आधार पर उसका चयन हमारी कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर पद के लिए हो चुका है। अमित और उसकी पत्नी प्रेरणा को बधाई हो। प्रेरणा की आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। सब आमंत्रित लोगों के जाने के बाद अमित और प्रेरणा
दोनों उनके पास गए और उनको धन्यवाद प्रकट किया। खुशनुमा माहौल था। कैन आई हग यू? उन्होंने प्रेरणा से पूछा। ओह श्योर, व्हाई नॉट? कहते हुए प्रेरणा उनसे ऐसे लिपट गई जैसे वह अपने पापा से लाड प्यार में लिपट जाया करती थी। उनकी आंखें भर आई थी। उन्हें लगा जैसे एक पौधा जो मुरझा रहा था, उन्होंने उसकी जड़ सींच दी है। आंसुओं के बीच उन्होंने प्रेरणा से कहा, आज की शाम का सबसे बड़ा गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अमित के साथ आज ही अपने घर लौट जाओ। अब तुम दोनों की काबिलियत पूरी हो चुकी है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।